हारमोनियम या कुछ ऐसे बजाता था। तो मतलब ऐसे क्या है, ये फालतू की चीज़ें ही। और फीस वीस वगैरह भी सर ने ही पे करी। सबसे पहला जो सॉन्ग है वो एक आदिवासी लोकगीत बनाया था। और उस टाइम क्या बोलना चाहिए, दिन दिना दिन वाला जो सॉन्ग था वो शायद ध्यान भी होगा। राइट। उसके बाद लड़कियां क्या करती है, अमीर लड़के से बात करती है ना। तो मेरा ये कहना पड़ रहा, क्यों ना दोनों मिलके अमीर बनो। अगर मुझे लग रहा कि मुझे ऐसे को बढ़ाना चाहिए तो मैं इसको दबाऊंगा, तब जाके बढ़ेगा क्या। मैं बोलूँगा लग से बढ़ जाए तो बढ़ेगा क्या। जब वायरल चले थे उस टाइम हमने कलेक्टर के लेवल की भी अर्निंग निकाली पर मंथ। तनिष्का जी से पूछना कि उनके साथ कोई कोलैब करना चाहता है सॉन्ग वगैरह, तो क्या प्रोसेस होगी अगर, और क्या चार्ज लेंगे? पैसा ही पैसा होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अनिल लौट के आ चुका है एक और नया एपिसोड। दोस्तों, आज हमारे बीच में दो खास मेहमान हैं जिनकी आवाज़ दिल को छू जाती है। एक ऐसा टैलेंट जो शुरू में जान डाल देते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। मोस्ट वेलकम दिलीप भाई और तनिष्का हमारे इस शो में। अगर दोस्तों आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हो। एंजॉय कीजिए द अनिल शो को। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस शो में। दिलीप भाई, तनिष्का जी, भाई 2-4 तगारी भर के धन्यवाद। और हमें इस वक्त जो लाइव देख रहे हैं, हमारा जो वीडियो देख रहे हैं, हमारे वरिष्ठ बुद्धिजीवी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे युवा साथी, सभी को हमारी ओर से सविनय विवेक प्रणाम। स्वकर्ता पितु के जय। और आज का पॉडकास्ट जो है वो बहुत ही खास होने वाला है। मैं आप सभी जो जितने भी साथी अभी हमें जो देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि लास्ट तक देखें। एक्चुअल में जो हमारे सामने जो बैठे हुए हैं शख्स अनिल भाई जो है वो मेरे बचपन के मित्र हैं। हालांकि मेरी पोल खोलेंगे साथ साथ में मैं भी इनकी बहुत सारी पोल खोलने वाला हूँ। थोड़ा सा देखना। तो मज़े आएंगे कुल मिला के, तो आप सभी लोग देखिएगा। तो दिलीप भाई, आपका जन्म कहाँ था? अनिल भाई, आपको तो पता ही है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन जो हमारी ऑडियंस है ऑडियंस के लिए मैं बताना चाहूँगा। मैं एक मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में एक सुंदर सा गांव है चैनपुरा, तहसील मेघनगर में आता है, और वहीं पे मेरा जन्म हुआ था। अब अस्पताल में हुआ था, घर हुआ था, ये तो नहीं पता। बस वही हुआ था। राइट जी। और स्कूलिंग वगैरह का कैसे करें? घर से 250 ग्राम नहीं, 50 ग्राम इतना दूर हमारा स्कूल है बचपन का। प्राथमिक हाई मतलब प्राइमरी स्कूल जो चैनपुरा, 200 मीटर होगा मुश्किल से। हाँ, तो वहीं पे मेरे जो बचपन की पढ़ाई वगैरह हुई है। हाँ, और हाई स्कूल और कॉलेज? हाई स्कूल जो है शासकीय हाई स्कूल जो चैनपुरा में है अभी, वहाँ पे मेरा 10th तक हुआ था। और उसके बाद आई थिंक शिवगढ़ में भी 1-2 साल तक पढ़े हैं साथ में अपन। है नहीं, फिर चैनपुरा, शिवगढ़ और फिर चैनपुरा। उसके बाद फिर 11th 12th जो है वो मेरे रातीतला स्कूल झाबुआ में हुई है। और कॉलेज का ऐसा है कि मैंने अभी तक फ़िलहाल में माधव संगीत महाविद्यालय उज्जैन से बैचलर किया है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया है। और मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन में मैंने साउंड इंजीनियरिंग भी किया है दिल्ली से, क्राफ्ट इंस्टीट्यूट। हाँ। तो साथ में तनिष्का जी आपकी ओर आते हैं, और आप बताएं आपका जन्म कहाँ हुआ था और स्कूल वगैरह कैसा क्या रहा था? मैं हूँ रतलाम जिले से, और जन्म तो मेरा बाजना में हुआ था, तहसील बाजना, घर भी मेरा बाजना में ही है। ओके, बढ़ते हैं अगले कदम में। आप दोनों का जो कह सकते हैं इस म्यूज़िक इंडस्ट्री से ऐसा कुछ पहले से कुछ नाता था, या फिर कोई सोचा था कि इस इंडस्ट्री में आना है? ये मेरे लिए कि इनके लिए? आप दोनों के लिए। कहीं बीच में बोल दूँगा। अच्छा ठीक है। फिर देखिए, ऐसा है कि घर परिवार में कहीं सके तक म्यूज़िक का माहौल था नहीं, लेकिन मेरे दादाजी जो थे वो बांसुरी बजाते थे। और उसके बाद मेरे पापा जो है वो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत जैसे भजन वजन गाना या उसमें थोड़े इंटरेस्टेड थे।
तो आई थिंक उनके मतलब उनसे ही शायद हल्का फुल्का कुछ मेरे में भी वो गुण आए हैं म्यूज़िक को लेके। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इन फ्यूचर कभी खुद के गाने रिकॉर्ड करूँगा, खुद का म्यूज़िक की स्टूडियो होगा, या मैं खुद मतलब ऐसा पहले अपन देखते थे ना, दिल्ली मुंबई से गाने रिकॉर्ड होके आते थे, सुनते थे मोबाइल में, वाह भाई साहब, और ये बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर ऐसा मतलब ऐसे छोटी छोटी चीज़ें सीखते गए, यूट्यूब से देख के सीखा, इधर से उधर से, फिर सही गाइडेंस मिलता रहा और अब आज यहाँ पे आए। क्या आपने किसी से फॉर्मली सिंगिंग वगैरह सीखी या नेचुरली टैलेंट था सिंगिंग का? देखिए, सबसे पहले तो जो भी इंसान होता है उसके अंदर नेचुरली होता है, तभी जाके फिर वो कुछ करने के लिए कहीं जाता है और उसको निखारता है। तो मेरे पास पहले से नेचुरली, जब मैंने गाना नहीं सीखा उससे पहले भी मेरे पास ऑलरेडी मेरे को शौक़ था यूँ गाने का, और मैं कोई से गाने वगैरह सुनता था तो उसको कॉपी करके वैसा वैसा गाता भी था। और किसी में वो नहीं हो नेचुरल टैलेंट, लेकिन उनको लग रहा कि मुझे करना है, सिंगिंग लाइन में जाना है और करना है उसको शौक के लिए कुछ, तो कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ टेक्निक्स वगैरह। हाँ, पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन मेरे ख्याल से इंसान को वो कार्य करना चाहिए जिसको उसके अंदर रुचि हो, बिल्कुल 100%। पूरी पूरी अगर रुचि हो रहेगी तो वो उसमें क्या बेस्ट काम करे। राइट राइट। तनिष्का जी पहले नहीं थी सोशल मीडिया पर और सॉन्ग वगैरह नहीं गा रहे थे, तो आपने शुरुआत करी तो आपको पता होगा, आप थोड़ा सा शेयर कीजिए। मेरे को ऐसे सिंगिंग में तो थोड़ा थोड़ा था, साथ में रह रह के ऐसी बन गई थी मैं, लेकिन सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रिजल्ट मेरे को मिलेगा। और इन्होंने कभी मेरे को चांस नहीं दिया था गाने के लिए, पर जब मैंने बोला कि नहीं मेरे को गाना चाहिए, एक बार ट्राई तो करूँ मैं, और मैंने ट्राई किया और एक दो सॉन्ग के बाद ही इतना अच्छा रिजल्ट मिल गया कि ये भी चौंक गए। ये क्या पूरी दुनिया चौंक गई? ये भी चौंक गए, ये बहुत अच्छी बात रही मेरे लिए। राइट राइट राइट। घर वालों को कैसा क्या रिएक्शन रहा? अपने बहुत अच्छा रहा। बहुत खुश हुए। तो उनको कैसे पता चलता है, जैसे कि अपन जैसे लड़के लोग हो गए तो उनको समझ में आ गया कि सोशल मीडिया को अपने को देखते हैं, सभी लोग देखते हैं सोशल मीडिया, तो जैसे घर फैमिली वाले रहते हैं उनको कैसे क्या पता चलता है कि? देखो, ऐसा है कि मेरे पापा मार्केट में कहीं जा रहे होंगे, क्लिनिक है मेरे पापा का बाजना में, तो वो कहीं रास्ते में ऐसे जा रहे थे, तो कोई सी दुकान पे मेरा गाना चल रहा था, जीना सिर्फ मेरे लिए, तो वहाँ पे पापा ने बोला कि ये मेरी लड़की का गाना है यूँ। और फिर वो लोग भी खुश हुए, पापा भी खुश हुए, बहुत अच्छा रहा वहाँ पे उनका रिएक्शन वगैरह। तो फिर उसके बाद फिर पापा आए, फिर मैं घर गई, पापा ने मेरे को बताया। पापा मेरे बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, ऐसे डरती नहीं हूँ मैं पापा से, और जितने भी मेरे भाई बहन हैं हम सब फ्रेंडली रहते हैं, ऐसे मम्मी पापा से डरते नहीं है। ये तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा। और पापा ने मेरे को बोला कि बस इस काम को मत छोड़ना। हाँ, तो कैसे कहीं तक ऑप्शन नहीं है कि अपन वापस बैग जा भी पाए? बिल्कुल। और घर वालों का टारगेट था कि मैं डॉक्टर बनूं। ओके। हाँ, मैंने जो मेरा बायोलॉजी विषय था और ठीक ठाक था, पढ़ने में भी उतना खास नहीं था, पर फिर भी मतलब ठीक ठाक है। एवरेज स्टूडेंट अपन कह सकते हैं। एवरेज है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और बैक बेंचर के हिसाब से थे। हाँ, तो वो जो उस टाइम का जो पल था वो मुझे याद है, जिस टाइम मेरे जो बड़े भैया से बुआ के लड़के एक्चुअल में है दिनेश भैया, जब मैंने उनसे बोला कि 12th हो गई, अब मुझे क्या करना चाहिए, घर वालों का तो अलग ही था कि गाने वाने गाता है, क्या करता है, क्या करेगा, या गांव वाले आस पड़ोस वाले, जब मैं उस टाइम वो हारमोनियम या कुछ ऐसे बजाता था, तो मतलब ऐसे क्या है यूँ फालतू की चीज़ें यूँ हो कहते ऐसे जो मांगने वाले आते ना, सच में यूँ ऐसे पूरी कंडीशन मतलब रहती थी। तो सब जलते थे यूँ, घर वालों को वगैरह बोलते थे कि ये क्या है, फालतू चीज़ें हैं। फिर भी जब मेरी 12th हुई, मैंने भैया से बोला कि भैया मुझे तो मेरे ख्याल से म्यूज़िक कॉलेज ही ज्वाइन करना चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है करो, लेकिन घर वाले इसके अगेंस्ट थे कि नहीं तुम डॉक्टर बनोगे। तो फिर मैंने ये चीज़, जो मेरे एक जो गुरुजी हैं कमल सिंह भाबर सर, उनका म्यूजिकल लाइफ में सबसे बड़ा योगदान रहा है सर। अच्छा। पहली चीज़, क्योंकि उस टाइम मेरे पास किराए के तक भी पैसे नहीं थे। उज्जैन कॉलेज था, मैंने सर को सारी कंडीशन बताई कि ऐसा है वैसा है। तो मैंने बोला कि सर मुझे फाइनली एडमिशन ही लेना है कॉलेज में,
अब पता ही नहीं कहाँ कॉलेज। हम्म, तो सर को मैंने बोला, सर से निवेदन किया कि सर आप चलो और एडमिशन दिलवा। तो मेरे साथ मुझे पूरी वहाँ की घटना याद है। हम ट्रेन में बैठे बजरंगगढ़ से और उज्जैन जाके उतरे थे, डेमो ट्रेन थी उससे गए थे। अब हमें पता ही नहीं, हम पूछते पूछते पैदल चल चल के ठेठ उधर देवास रोड तरफ उधर वहाँ कॉलेज वहाँ गए पूछते पूछते। तो फिर वहाँ वहाँ जाके सारी चीज़ें सर ने बात करी और फीस वगैरह भी सर ने ही पे करी थी उस टाइम। ओ भाई साहब। हाँ, तो वो मतलब आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर सर उस टाइम बस इतना सा अगर वर्क नहीं करते तो शायद मैं यार कुछ और पूरी ज़िंदगी तहस नहस या कुछ अलग ट्रैक पे चले जाते, ऐसा लगता मुझे। कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन आपको मिल गया जहाँ पे आप जाना चाह रहे थे सर की वजह से। बिल्कुल ही। क्योंकि अब मैं तो उस टाइम बच्चा था लगभग करके और तो मतलब उतनी ज़्यादा वो नहीं थी। लेकिन जो गुरुजी वगैरह है ये सब सारी चीज़ों ने उन्होंने समझा तो फिर वो क्या कर। ये बहुत बड़ा एक आपके लिए लक था उस टाइम पे कि आपको कोई मिल गया। आप बताइए और क्या जानना चाहते। तो कहीं ना कहीं जैसे अपन कुछ देखो घर वालों के खिलाफ जाके अपन कुछ सारी चीज़ें कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें मतलब वो बोझ, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारी चीज़ें अपने ऊपर ही आती है। जैसे कि फाइनेंशियली अपने को सपोर्ट बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मतलब वो डगमगा देता। बाकी चीज़ें तो अपन थोड़ा मैनेज करने में सक्षम हो रह जाते, लेकिन उस टाइम पे क्या अपन इनकम का सोर्स कुछ रहता नहीं, जो भी मतलब स्टूडेंट वगैरह रहते हैं उनके लिए खास करके। तो ऐसे में अपने जो अपना पैशन उसको फॉलो कर पाना और साथ में जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको भी हैंडल कर पाना, तो वो उसमें फिर कैसे क्या आपने उसको कैसे क्या टैकल किया फाइनेंशियल कंडीशन जैसे? मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे ख्याल से इंसान के ऊपर विपदा आनी चाहिए तभी जाके वो स्ट्रांग होगा। लेकिन एटलीस्ट कम से कम जो भी माँ बाप है उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट, एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि बच्चे के ऊपर ज़बरदस्ती का प्रेशर बनाओ ही मत। मैं तो ये चाहता हूँ कि छोटा बच्चा होता है, थोड़ा समझदार हुआ, उसको 8-10 खिलौने ला के दो अलग अलग प्रकार के। कोई हेलीकॉप्टर है, कोई मोबाइल है, कोई क्या है, और उस म्यूज़िक की भी चीज़ें दो या जोन सी भी चीज़ें लगे सब ला के दो। उसके अंदर नोटिस करो कि वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कौन से खिलौने के साथ कर रहा है। फिर उसके बाद उसको मोटिवेशन दो, उसको समझाओ कि अगर कोई सा बच्चा है जो हेलीकॉप्टर को सबसे ज़्यादा खेल रहा है या उसके साथ कर रहा है, मतलब टाइम स्पेंड कर रहा है, ट्रैक्टर के साथ कर रहा है या जेसीबी के साथ कर रहा है, तो उसको मोटिवेशन दो कि देख ये चीज़ तो अभी जो खिलौना जो लेके भी खेल रहा है तो इसको रियलिटी में बना सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ है। तो ऐसे करके उसको मोटिवेट करेंगे तो यकीन मानिए कि वो बच्चा बहुत जल्द, और यार उसका कोई तोड़ ही नहीं होगा। और जैसे कि मेरे अंदर म्यूज़िक का वो ज़्यादा था, तो म्यूज़िक अगर मैंने जैसे म्यूज़िक किया तो आज लगभग करके 5 ग्राम इतना डिफरेंट है। नहीं तो लाइफ तहस नहस हो जाती है। तो कभी भी बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का वो नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि बच्चे को उतना भी लाड़ प्यार से ना बिगाड़ो कि मतलब बिल्कुल उसको पैसे की कदर ही ना हो। हम तो ये मानते हैं कि भले चलो ठीक है, कुछ समय के लिए अगर हो सकता है कभी अगर मेरी जो मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की विपदा नहीं आती तो शायद मैं पैसे की वैल्यू अहमियत नहीं समझ पाता या मेहनत क्या है उसको, उसकी अहमियत को नहीं समझ पाता। क्योंकि पैसे रहेंगे तो क्या दिक्कत है ना, टेंशन ही नहीं है। हाँ, एंजॉय करो बस लाइफ को। लेकिन अब ऐसा है कि अगर अच्छा किया, मैं तो मानता हूँ कि मेरे घर वालों ने मेरा उस टाइम साथ नहीं दिया, अच्छा किया, मैं मजबूत हुआ हूँ सिद्धि गण। क्योंकि भले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको भी कोई ना कोई कहने वाले वगैरह वगैरह मिले होंगे, लेकिन ये एक जर्नी रही। उसके बाद फिर अभी तो फुल सही हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर मुझे उस टाइम सारी चीज़ें सुविधाएं आसानी से मिल जाती तो मैं भाई सीखता कैसे, सीख ही नहीं पाता नहीं। बस पीछे से माता पिता को ध्यान रखना चाहिए, उसको बिल्कुल सारी चीज़ें देखें, बस इतना है कि हाँ सही जगह अगर वो वहाँ जाना चाह रहा है उसको छोड़ दो, उसके बाद बोल कर खुद से होना चाहिए। अगर किसी के अंदर कर गुजरने की कुछ चीज़ होगी तो भाई कैसे भी कर ले। उससे क्या है कि जब इधर उधर धक्के खाते हैं, एक एक चीज़ की पैसे की अहमियत समझते हैं, तब जाके मतलब सही मार्ग पे अपन चल पाते हैं। तो चलो आपने कॉलेज वगैरह कंप्लीट करने के बाद आपने कैसे क्या शुरुआत करी म्यूज़िक इंडस्ट्री में आकर, जैसे सॉन्ग रिकॉर्ड करना या फिर पहला आपने कौन सा म्यूज़िक एल्बम वगैरह रिकॉर्ड करके डाला था उसका? यार मैंने जैसे कि ना सबसे पहला जो सॉन्ग है वो एक आदिवासी लोकगीत बनाया था। और उस टाइम क्या बोलना चाहिए, दिन दिना दिन वाला जो सॉन्ग था वो शायद ध्यान भी होगा। राइट। उसके बाद फिर एक आदिवासी लोकगीत टिटोड़ी वाला बनाया था, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था उस टाइम। तो वहीं से ही शुरुआत हुई थी वो, और वही मेरा पहला सॉन्ग था ये। और उसमें बेंजामिन सर का म्यूज़िक था और उन्होंने बहुत अच्छा मुझे मार्गदर्शक दिया था स्पंदन स्टूडियो झाबा में।
वहाँ से मतलब ये सोचो कि मतलब उन्होंने मुझे सही गाइडेंस दिया था, सही मार्गदर्शन दिया था। यहाँ तक कि म्यूज़िक प्रोडक्शन होता है ऐसी पहली बार मैंने कोई सी चीज़ उनके मुंह से सुनी थी। अच्छा। हाँ बस फिर क्या था, मुझे जैसे पता चला ऐसी भी कोई सी चीज़ होती है तो मैंने उसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैंने वो चीज़ कर ली। आपने कैसे क्या शुरुआत करी थी आपके म्यूजिक स्टूडियो की? बहुत छोटी सी शुरुआत थी लेकिन अमेजिंग रिजल्ट आप निकाल पा रहे थे। हाँ, गांव का लड़का एक स्टूडियो बना रहा बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। यार अनिल भाई एक बात बताऊँ, मेरे पास उस टाइम ना कंप्यूटर खरीदने के पैसे थे और ना ही माइक खरीदने के पैसे थे, कुछ नहीं। लेकिन मैं जुगाड़ी इंसान था। मैंने क्या किया था कि एक माइक मैं लाया था शायद वहीं उज्जैन से, माधव म्यूजिक जो है ना वेयर हाउस, वहाँ से मैंने वो माइक परचेस किया था। साउंड कार्ड भी नहीं था उस टाइम। और वो जो पीसी आता, पीसी में इनबिल्ट एक ऑडियो रिकॉर्ड करने का और एक हेडफोन का ऑप्शन रहता, उसमें मैं लगा के उससे रिकॉर्ड करता था। उसमें बहुत सारी नॉइज़ वगैरह होती थी। अभी शायद चैनल पे वगैरह गाने होंगे वाले। तो फिर ऐसे करके जब मैंने सारी चीज़ें धीरे धीरे यूट्यूब पे वगैरह देख के उसको सीखा धीरे धीरे, फिर मुझे लगा कि अब साउंड कार्ड लेना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने साउंड कार्ड भी फिर लिया था। और उससे पहले मुझे सीखने के लिए एक मनीष परमार है, जो मेरे जो नटवर जिया जी है उनके मतलब अंकल के लड़के हैं, उनके बड़े भैया है। तो उन्होंने मुझे अपना लैपटॉप दिया था, मेरा जो हुनर और सारी चीज़ों को देखते हुए। रोज़ म्यूज़िक रिकॉर्डिंग कराने के पैसे नहीं होते थे, उन्होंने 2000 रुपये मुझे दिए थे सच। वाह। हाँ यार, ये पर वो पैसे मतलब आज तक मैं उनको वापस नहीं दे पाया। मनीष भाई आपका हिसाब किताब कर सकते हो वाकई सर बहुत बड़े। पर मनीष सर का जो है उसकी क्या मतलब वो एक मतलब बहुत बड़ा एहसान है यूँ। और वो चीज़ भी हुई थी। फिर उसके बाद वहाँ से मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखा। फिर उसके बाद एक और ऐसी कैसी घटना है, हमारे किशनपुरी से हमारे खपेड़ साहब है, खपेड़ भैया हैं, उनका पियानो लिए उन्होंने मुझे दिया था जाके सीखना यूँ करके, तो वो भी आज तक नहीं दिया। सच में यूँ। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद यार एहसान तो मैं उनका यार अभी तक उतार नहीं पाया हूँ, पर मुझे सब ध्यान है, मेरे पास सब लिस्टेड भी है। मैं जब समय आएगा उस टाइम उनको सबको सरप्राइज भी दूंगा। और शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं उनका साथ। फिर उसके बाद जो हमारा जो चैनपुरा में एक जो तेजा जी महाराज का जो भक्त मंडल है, वहाँ के जो हमारे जितने भी जो वो सोमला दादा हो गए, जेलिया दादा हो गए, और ये सब बड़े भैया वगैरह हैं, सब पूरी टीम है, मनु दादा वगैरह, उन्होंने मिलजुल के फिर उस टाइम जिस टाइम स्टूडियो के मतलब वो करना था, थोड़ा बहुत मैं सीख भी गया था, तो पीसी खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने चंदा करके पीसी ला के दिया था। अरे वाह। तो उसका भी एहसान आज तक नहीं हो चुका। तो ये इन सभी का मतलब आज तक अभी तक जो है एहसान वगैरह रहा है और हम भूले नहीं। हालांकि अभी तो संघर्ष के दिन हैं और हम बहुत ही जल्द बहुत अच्छा कर गुजरेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और आज जैसे कि सभी लोग अगर मुझे देख रहे होंगे इस वक्त, मेरी बातें सुन रहे होंगे, तो आप सभी का जो एहसान है वो हम पे है। आप ये मत सोचे कि हो सकता है मैं काम में थोड़ा व्यस्त हो गया हूँ तो समय न दे पाऊँ या कोई बात व्यवस्थित नहीं कर पाऊँ, तो उसके लिए या कॉल नहीं उठा पाऊँ तो बुरा ना माने। ये है। दिलीप भाई एक क्वेश्चन और था, काफ़ी ज़्यादा वो आ रहा था, आपका और तनिष्का जी का रिश्ता क्या था? ईयरफोन से यार, अब तो सब मामला सामने ही है। नहीं फिर भी हम चाहते हैं कि वो हाँ एक बार थोड़ी चर्चा हो जाए। तो देखो एक्चुअल में हम दोनों पति पत्नी ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर देता हूँ। क्या बोलना चाहिए? अब ठीक है बैकग्राउंड के पीछे थोड़ी चलेगा, इट्स ओके, बट हमारे लव मैरिज है सिद्दीगढ़। हाँ, जो रिलेशनशिप था उसकी शुरुआत कब हुई थी? यार ये बहुत पुरानी शुरुआत है, आई थिंक लगभग करके यार कौन सा 18 का 19? 18 19 17 की एंडिंग 18 की शुरुआत थी। हाँ शायद वो उस टाइम की बात है। ये पूरा एक ठीक है, मतलब वो सारी चीज़ें हम पहली बार मिले थे, फिर धीरे धीरे बातचीत हुई, तब से डर था या बिछड़ने का? ऐसा कभी उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि बिछड़े या दूर जाए ऐसा कुछ। ज़्यादा तो नहीं बोला। आप बताओ कैसा रहा सफ़र? अच्छा रहा। दिलीप भाई के साथ अच्छा रहा। झगड़ा तो काफ़ी ज़्यादा हो, शायद बहुत टाइम मैंने देखा है। वो वजह क्या रहती है? मस्ती?
देखो अभी एक बात बताओ, हम काफ़ी समय से लगभग करके अभी थोड़ा बीच में कुछ मिस्टेक होने लगी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन हम दोनों के अंदर एक खासियत है, एक काबिलियत है कि हम एक बार अगर किसी चीज़ को लेके लड़ाते तो वापस उस पॉइंट को लेके, उस चीज़ को लेके कभी नहीं लड़ाते। हाँ, समझ आते हैं। मतलब जब इनको पता होता है कि हाँ अब इसको गुस्सा आ रहा है, ये मेरी नस नस से वाकिफ़ है, यहाँ तक कि मैं क्या करूँगा, कब क्या रिएक्शन होगा, सारी चीज़ें पहले से इसको पता होता हो जाता है। राइट। कुछ सजेशन दे सकते हो एक एस्टेब्लिश रिलेशनशिप को कैसे आगे सफल रिलेशनशिप बना सके, एक दूसरे को समझ के। बराबर। बहुत सी बार मैं इसमें एक मतलब मेरा पॉइंट ये देना चाहूँगा, बहुत सी बार ऐसा होता है कि कौन क्या सोच रहा, तो इस वजह से कभी कभार वो हमारे बीच में थोड़ा ऐसा हो जाता है। तो अब बहुत सी बार इनको ऐसा लगता है कि मैं इनके हिसाब से सोचूं, लेकिन मेरे को पता नहीं क्या चीज़ क्या करना है क्या नहीं, तो उस चीज़ में मेरा ध्यान होता है। अब मुझे वीडियो एडिटिंग करना, म्यूज़िक बनाना है, फिर प्रोडक्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें और जो अदर में जो कर रहा हूँ उस चीज़ में मेरा दिमाग रहता है, तो फिर ये अकला जाता है। तो फिर जब फिर वापस थोड़ा बहुत वो होके फिर वापस मिलते तब जाके फिर नहीं, मैं खुद ही बोल देती हूँ कोई बात नहीं, आप बिजी थे चलेगा, कोई बात नहीं, बस बात खत्म। क्योंकि मेरे को पता है लड़ाई करने से, कुछ बोलने से कोई फायदा है नहीं ऐसा। देखो अब मैं ये चाहूँगा कि ये खुद ही बताए, कारण कि मैं बहुत सारी चीज़ें मैं यूँ कहता कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, बस अब इसको मैनेज करो, मुझे नहीं पता, मैं यूँ करके इनके ऊपर छोड़ देता। तो अब ज़्यादा एक्सपीरियंस मतलब ये जो रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने में, वो मेरे से ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस सिद्धि करने में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है लव लाइफ में, तो उसकी थोड़ी सी जर्नी और बता सकते? देखो मेरा ऐसा है कि जब हम लोग रिलेशनशिप में आए थे तब कुल मिला के हमारे बीच पैसा नहीं था। पैसा मतलब 100 रुपया भी नहीं था। कभी मैंने इनसे ये उम्मीद नहीं रखी कि मेरे को ये 100 रुपये देंगे, 500 रुपये देंगे। कपड़े तो मैं इनको दिलाती हूँ, अभी इन्होंने मुझे कभी नहीं दिलाए। दिल्ली भाई गलत बात है। मतलब ऐसा रहता है कि अभी के लिए लड़के गिफ्ट करते हैं लड़कियों को ना कुछ भी ऐसा, लेकिन नहीं, ये सब रहा ही नहीं हमारे बीच में। पैसा हमारे बीच बिल्कुल भी नहीं रहा है। और मेरी सोच ये कहती है कि अगर अमीर लड़कियां क्या करती है, अमीर लड़के से बात करती है ना, तो मेरा ये कहना पड़ रहा क्यों ना दोनों मिलके अमीर बनो, है ना, मिल के भी तो बन सकते हैं। अभी इनके स्ट्रगल के दिनों में साथ में रही और आज भी मैं इनके साथ हूँ। और दिलीप भाई ने सेम। हाँ, मैं इनके हर जगह पे खड़ी रही हूँ साथ में। बस हमारे बीच में पैसा नहीं था। गरीबी बोला जाए, गरीबी तो गरीब बहुत थे हम। दिल्ली भी हमने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत कम पैसों में, बहुत छोटे रूम में एडजस्टमेंट किया है, पर बहुत खुश रहे हम। बस एक दूसरे को समझे, बस यही थे। लेकिन आजकल के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा मतलब ये मायने रखता है। काफ़ी लोगों की नज़र में नहीं रहता पैसा, मतलब जिनकी वजह से रिश्ते मतलब कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं। ऐसा है कि ना लड़की लड़के को नहीं समझ पाती है। अधिकतर ज़्यादा ऐसा है कि लड़कियां लड़के से उम्मीद रखती है बहुत ज़्यादा, लेकिन लड़कियों को उम्मीद नहीं रखना चाहिए किसी लड़के से। अगर वो किसी से प्यार कर रही है तो किस चीज़ की उम्मीद रखना, खुश तो है ना। मैं तो अभी भी इनको यही कहती हूँ, पैसा रखो साइड में, सबसे पहले अपने को खुश रहना है। कार को रखो साइड में, अपन स्कूटी से चलते हैं ऐसा, क्योंकि अब स्कूटी 100 रुपये में बहुत दूर तक घूम के आ जाएगी, लेकिन कार है 2000 रुपये लेगी। है ना। तो मैं तो इनको अभी भी यही कहती हूँ, खुश रहो, पहला पॉइंट है खुश रहो बस। आजकल के नई नवेले जो जोड़े रहते हैं उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? उनको यही देना चाहूंगी मैं, लड़कियों को भी और लड़कों को भी, कि समझना चाहिए एक दूसरे के प्रति लॉयल रहो। इतना लॉयल रहो कि अगर ये कहीं जा रहा है, मैं तो इनको 4-4 दिन तक कॉल भी नहीं करती, है ना। मैं मेरे घर बस रात में एक बार कॉल कर लेती थी कि सॉरी, बस। उसके बाद मेरे को पता रहता था सुबह में कि ये 9 बजे उठेगा, है ना। उसके बाद उठ के कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ये सब बातें मुझे पता है, तो मैं इनको कभी डिस्टर्ब नहीं करती।
हाँ, एक मतलब 10-15 सेकेंड के लिए मैं कॉल कर लेती थी, या फिर ये कभी कभी कॉल कर लिया कर। लॉयल रहो एक दूसरे को, इतना अंदर से रहना चाहिए कि हाँ जहाँ भी है एकदम सही जगह पे है। अगर ये रहा दोनों के मन में तो वो कभी नहीं लड़ाएंगे, बहुत अच्छा रिश्ता चलेगा उनका। खुश हो आप दोनों अभी लाइफ में? कोई टेंशन नहीं, कोई की टेंशन। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात बोली कि ना मतलब इंसान को कभी भी उम्मीद नहीं रखना चाहिए किसी से। नहीं, उम्मीद नहीं रखना चाहिए कभी किसी को, किसी से। आप क्या मतलब बोलना चाहोगे? मतलब जैसे कि अगर मैं भी इनको यही कहता था कि मेरे से किसी भी प्रकार की उम्मीद मत रखो कि मैं कुछ करूँगा ही नहीं। मतलब यार अपन क्या बोलना चाहिए, दोनों मिलकर। हाँ, और क्या यार, अपन कोई मतलब कुछ उम्मीद मतलब क्या है, टूटेगी तो फिर मतलब क्या होगा, तो अगर वो चीज़ नहीं मिली तो फिर क्या होगा, रिलेशन बिखरेगा। ये कौन सी बात है यार, ये तो होना ही नहीं चाहिए। ओनली फॉर हाँ एक ही उम्मीद होनी चाहिए, वो है खाने की। खाना तो एक नहीं। इन्होंने मेरे को फुल खिलाया। बस अपनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि एटलीस्ट कम से कम जो अपना व्यक्ति है वो भरपेट खाना खाए बस। अभी भी ऐसा है कि 2 ऑप्शन रखूंगी मैं तो क्या मतलब मेरे को पता है, एक खाने का और एक शॉपिंग का। खाना पहले ले जाएगा, कौन से होटल में जाना है, क्या खाना है तेरे को, मतलब पहले ले जाएगा मेरे को, और अच्छा लगता है मेरे को। बस यही तो है, यही तो जिंदगी है। दिलीप भाई, आप क्या सजेशन देना चाहोगे? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले ना एक दूसरे को समझें, और दूसरी बात कि अगर प्यार कर रहे हो तो उसके बीच में किसी भी प्रकार की डिमांड या वो सारी चीज़ें नहीं होनी। मत रखो, डिमांड नहीं किसी भी रखना प्रकार चाहिए की। किसी को भी। मैं तो नोटिस करता हूँ कि कुछ भी होने से पहले कोई लड़की लड़के को देख रही है, लड़का लड़की को देख रहा है, तो थोड़ा क्या बैकग्राउंड में चले जाते हैं, इनका क्या बैकग्राउंड कैसा क्या है। लेकिन हमारे बीच तो ऐसा रहा है कि ना इन्होंने कभी मेरे पीछे झांक के देखा है। मैं साथ में रही, मैंने बोला कि बस आप टेंशन मत करो, रूम कैसे चल रहा है, रूम में क्या नहीं है, क्या है, वो सब मेरे पे छोड़ दो आप। बस आप कॉलेज जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, बाकी रूम की टेंशन मैं रखती हूँ। सब्सक्राइबर्स वगैरह 1.5 लाख उतने हो रखे थे, लेकिन जब से हम दोनों ने मिलके जो गाने गाए हैं तो उससे पहले ऐसे था तो फिर ऐसे हुआ, यूँ लग रहा है बिल्कुल ऐसे चढ़ाई पा रहा है। वो मतलब यार इनकी वजह से हुआ, सच में। सुनो यार, हमने ना एक्चुअल में हुआ ये था, मुझे पता ही नहीं था कि मतलब जैसे कि ना वो कहते कि नहीं घर में हीरा हो यूँ। तो एक्चुअल में ये प्रोसेस पूरी ऐसी है कि गाने की जब एक गाना रिकॉर्ड करना था तो एक जो सिंगर थी उसके साथ एक्चुअल में गाना था गाना। मैंने उसको बहुत फ़ोन लगाया कि आओ मेरे को गाना बनाना है, आओ मेरे को गाना बनाना है, तो वो लोग आए नहीं, समय नहीं दिया। तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या, तो फिर मैंने इनको बोला चलो ठीक है गाओ तो सही। तो पहला गाना मैंने इसकी स्केल वगैरह टेस्ट करी और ठीक है हाँ थोड़ा, पहला गाना जो गाया था वो है जन्म जन्म जो साथ निभाए। जैसे डाला बूम। मेरे को कुछ उम्मीद नहीं थी, बस मेरा तो ये कि भाई अब मैंने तो 1000 सॉन्ग बनाने का चैलेंज ले रखा था, तो मैं जैसे तैसे करके बस वर्क ही कर रहा था उस पर। मैं तो बस यही सोच रही थी कि मैं अच्छा गाऊं ताकि अगली बार दिलीप मेरे को फिर से चांस दे, कि बस इनको अच्छा लगे कि हाँ थोड़ा ठीक गाया है, अगली बार फिर से गा लेना। उसी के पीछे थी मैं और अच्छा गया। और वो जो वीडियो शूट हुआ था वो हमारे वहीं गांव शिवगढ़ जो किला है वहीं पे, और हमारे अनिल भाई देवल ने शूट किया था। फिर वो बनाया 10 मिलियन पार। मैंने कहा वाह ये तो यार अच्छा है। फिर उसके बाद फिर थोड़ा समय निकला, फिर से एक और बनाया जन्म जन्म जो साथ निभाए, अभी 60 मिलियन पार हो गया। सारा धन्यवाद, और जितनी भी जो ऑडियंस है उससे हमें मतलब बहुत अच्छा है। ये मतलब असली थोड़ी बहुत सफलता सोशल मीडिया पे अगर मैं कहूँगा तो यही। खास करके पब्लिक का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, बहुत ज़्यादा। कमेंट पढ़ती तो नहीं हूँ मैं, लेकिन सुनती हूँ मैं, आजू बाजू के बताते हैं तो इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हर किसी को इतनी अच्छी कमेंट मिले आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है। हर कोई कमेंट में किसी ना किसी को बुरा बोलते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा रहा है कि सबने अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। मैं जितने भी जो हमारे जो ऑडियंस है साथी है उनसे मैं एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप हमें जो देख रहे हैं इस वक्त वीडियो में, सोशल मीडिया पे जो आप हमें देखते हैं,
मेरा जिस तरीके से घर वालों के साथ संबंध है, मेरे सगे घर वालों के साथ, उसी तरीके से सोशल मीडिया आप सब हमारी फैमिली हो। आपका एक एक कमेंट्स, एक एक जो डीएम वो हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरे घर वालों का जो एक मैसेज या कॉल इम्पोर्टेंट होता है। मैं लगभग करके कोशिश करता हूँ सभी को जितना हो सके रिप्लाई देने की, लेकिन आप समझ सकते हो कि इतना थोड़ा रिप्लाई देने में वो है, लेकिन मैं सबकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और लाइक करता हूँ। और मुझे लगता है वास्तविकता में अगर बहुत अच्छा, जिसका मतलब जो रहता है समय के हिसाब से, तो मैं रिप्लाई भी करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं अगर कभी किसी को रिप्लाई ना दे पाऊँ, लाइव चलूँ तो रिप्लाई नहीं दे पाऊँ, या फिर कमेंट्स में व्हाट्सएप पे कॉल नहीं उठा पाऊँ, या कुछ भी चीज़ हो ऐसी कंडीशन, तो प्लीज़ बुरा ना माने, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो थोड़ा सा चीज़ें ऊपर नीचे होती है टाइम के हिसाब से। राइट। तो इतना निवेदन है। बाकी आप सभी का जो प्यार है, सपोर्ट है, सहयोग है, इसी तरीके से बना रहे, और आप सभी को आगे फिर बहुत से सारा हमारा धन्यवाद। तो दिलीप भाई, आज की डेट में कोई नया सिंगर आता है मार्केट में, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिनकी वजह से उनको आगे बढ़ने में और इजी हो जाए? आप थोड़ा बहुत रोड मैप उनको दे सकते हो तो। देखो, ये अनिल भाई बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। हमारे स्टूडियो में बहुत सारे सिंगर आते हैं, लेकिन अच्छे सिंगर नहीं आते, सच्ची बात नहीं बोल रहे। किसी व्यक्ति की आवाज़ वास्तव में अच्छी होगी, वास्तव में अच्छी होगी और सुरीली होगी, तो वो मेरे यहाँ पे क्या कोई से भी स्टूडियो में जाएगा, वहाँ से मुझे लगता है कि वो वायरल हो जाएगा। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जहाँ पे एक अच्छे लेवल की क्वालिटी होगी, वहाँ पे जाओगे तो वो और ज़्यादा वायरल हो सकता है। अगर कहीं हो सकता है थोड़ी 5 ग्राम इतनी अगर माइनर सी प्रॉब्लम, जैसे हम माइक रिकॉर्डिंग करते हैं तो माइक का मॉडल भी मैटर करता है, कौन से इक्विपमेंट से रिकॉर्ड हो रहे, मशीनें वगैरह भी मैटर करती है। यहाँ तक कि माइक की प्लेसिंग और कैप्चर करने का जो गेन वगैरह, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती है, जो अगर एक्सपीरियंस जो बंदा अगर रिकॉर्ड करेगा तो अच्छा रिजल्ट देगा ही। और कुल मिला के मैं जितने भी जो नए सिंगर्स हैं उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सबसे पहले सीखो एटलीस्ट खुद को, स्केल क्या है संगीत के अंदर, स्केल क्या है, रिदम क्या है, मेट्रोनोम क्या है, और ये सारी चीज़ों का तो एटलीस्ट ज्ञान होना ही चाहिए। हाँ, अगर उसके बाद अगर आपको और सुर का ज्ञान भी होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप माइक लगा के गाओ, तभी आप ऐसे ही गाओ और सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए। आप 10 लोगों से रेफरेंस ले सकते हो कि मैंने ये गाना लिखा है, मैंने ये गाना मैं गा रहा हूँ, क्या वास्तव में अच्छा लग रहा है कि नहीं आपको? राइट। जैसे दिलीप भाई, जैसे आप रिदम वगैरह बजाकर पहले कहीं पे भी गाना गाते थे, है ना, तो ये चीज़ें भी कर सकते हो। रिदम बजा दो, ट्यून वगैरह, म्यूजिक वगैरह, और आप फिर गाते जाओ ऐसे अकेले में। हाँ बिल्कुल, कराओके जो होता है कि नहीं, कराओके पे गाओ। सबसे पहले कराओके पे गाओगे ने तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे ये क्या चीज़ बोली आपने जो कराओके मतलब ऐसा होता है कि गाने का एक वर्जन होता है, उसमें वोकल नहीं होते, बाकी इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक वगैरह टोटली होते हैं। मैंने वहीं से शुरुआत करी थी। पहले मैं कराओके पे। और वो कहाँ पे मिलेगी, थोड़ा सा बता दे तो उनको। पे अगर जैसे कि क्या सर्च करना चाहिए उनके लिए? उसके लिए जैसे कि अगर जैसे कि जीना सिर्फ मेरे लिए कराओके लिखोगे तो उसका अगर कराओके हो गया तो आ जाएगा। उसमें इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक वगैरह सब बजेगा, ओनली फॉर वोकल नहीं होगी। तो ये कहीं ना कहीं तैयारी बना के उसके बाद जाएगा स्टूडियो में रिकॉर्ड करने के लिए, बंदा काफ़ी इजी हो जाएगा रिकॉर्ड करने के लिए। हाँ, सारेगामा की प्रैक्टिस करो, सारेगामा क्या है उसके बारे में जानो, वहीं से आपको स्केल का पता चलेगा। और अगर जब आप आपका खुद का गाना बना रहे हो, चाहे वो लोकगीत हो या फिर हिंदी सॉन्ग हो, मैशअप हो या जो भी हो, उसको कोशिश करें कि जब आप एक पूरा ट्रैक मतलब म्यूजिक वगैरह बीट वगैरह खुद से बनवा रहे हो, भले लिरिक्स आप कहीं से भी उठा के कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वो अपनी खुद की स्केल में होना चाहिए। जैसे कि हमारे दोनों की एक स्केल है, ओरिजिनल गाने की स्केल अलग होती है, हमारी आवाज़ की स्केल अलग होती है। तो उससे क्या है कि एक आवाज़ सुरीली भी होगी, मतलब अच्छा भी लगेगा ऑडियंस को सुनने में भी, और वो बिल्कुल नया लगेगा यूँ। तो उनको सबसे पहले सारेगामा के बारे में सीखना चाहिए, सभी सुर की साधना भी करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, बस दैट्स ऑल। यूट्यूब पे ऐसा कोई चैनल वगैरह हो जिनकी वजह से उनको कोई थोड़ा सा सीखना समझना मिले, ऐसा कुछ रिकमेंड करना चाहो तो? सुनो, सिंगिंग कैसे सीखे ये चीज़ लिखोगे तो आपको बहुत सारे आ जाएंगे, और मैं रिकमेंड करूँगा कि यूट्यूब पे देख देख के सीखना चाहिए, इसलिए क्योंकि आप एक गुरु से नहीं 10 गुरु से सीखोगे। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, तो वो इंसान ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, ये मेरा मानना है। बहुत सारे हैं ऐसा, मतलब एक पर्टिकुलर चैनल है ऐसा नहीं, मैंने सबसे सीखा है। हाँ। आपके फेवरेट सिंगर कौन है और आपने उनसे क्या क्या चीज़ें सीखी? सोनू निगम मेरे फेवरेट सिंगर है। क्या ऐसी चीज़ें जो आप पसंद करते हो? उनकी जो आवाज़ माइंड ब्लोइंग है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है, इसलिए क्योंकि ना जो उनके जो आवाज़ में जो थिकनेस, जो मुर्खियाँ और जो सारी चीज़ें, अरे यार अलग ही। अगर आप उसको लाइव भी सुनोगे ना, लाइव उसके जो
जब उसके कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उसको जब आप सुनोगे तो वहाँ पे वो गाएंगे तो कितना खतरनाक गाते हैं यार, ऐसा लगता ही नहीं कि कहीं कैसेट चल रही हो, ऐसा लगता है। तो उनसे सीखने को मिलता है। तनिष्का जी, आपका फेवरेट सिंगर? दिलीप कुंदार। भाई साहब, ये कब हो गया? पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला, दिलीप कुंदार को सुन सुन के आज यहाँ तक आ गई हूँ मैं, पीछे पीछे। दिलीप भाई, आप जब भी एक नया गाना रिकॉर्ड करते हो तो उसकी क्या प्रोसेस, कैसे क्या होती? देखो, सबसे पहले तो गाने की कंपोजिशन बनाई जाती है। कंपोजिशन बनने के बाद वो गाना एक्चुअल में, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अभी जो सिंगर्स जो हैं उनको यहाँ से सीखने को मिलेगा कि जब अपन बनाते हैं तो बहुत सी बार क्या होता है, एक बनी बनाई रिदम पे या मेट्रोनोम पे अपन ज़बरदस्ती घुसेड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस गाने का लहजा या उसका मेट्रोनोम स्पीड कितनी होना चाहिए, पहले आप ऐसे गाओ, ऐसे ताली लगा के इस पे गाओ। तो उसमें एग्जैक्ट मिठास कहाँ पे आ रही है, कौन सी स्पीड में अच्छी मिठास आ रही है, एक बार स्पीड में गा के देखो, फिर थोड़ा स्लो करके देखो, बिल्कुल स्लो तो भी मजा नहीं। एक पॉइंट देखो कि जहाँ अच्छा लग रहा हो, तो वो पहला पॉइंट ध्यान रखना चाहिए। वहीं से ही एक गाने के अंदर या म्यूजिक के अंदर उस गाने की पूरी पूरी जान वहीं बची हुई, बस इतने से पॉइंट में ही। आप समझो बात को। राइट। आपका गाना कौन कंपोज करता है? गाने वगैरह देखो, म्यूजिक में ऐसा होता है कि अभी फ़िलहाल में तो म्यूज़िक वगैरह तो मैं खुद ही कंपोज करता हूँ। बीट वगैरह भी मैं क्या बोलने से सुन के और फिर वापस खुद ही डिज़ाइन कर लेता हूँ। और हाँ, ऐसा होता है। बाकी जो ऑलरेडी जो गाने गा रखे हैं अभी फ़िलहाल में, तो वन बीट में सब भी चला रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया को अच्छा भी लग रहा है। नए वर्जन में, नई आवाज़ के साथ, नए म्यूज़िक के साथ जब अपन वो रिप्रोड्यूस करते तो अच्छा लगता है। आपने जो अभी ये जो नंबर गेन किए, उसके बाद क्या रिएक्शन रहा है? फैमिली मेम्बर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, सर्कल में जो भी रिश्तेदार हो गए उनका, और उनसे पहले क्या था? यार अनिल भाई, एक बात बताऊँ, ये बड़ा अच्छा मज़ेदार सवाल है। बड़ी अच्छी बात है कि ना, कुछ कुछ जो पहले के जो साथी वगैरह थे या सारी चीज़ें थे, पीठ पीछे वगैरह चलता रहता था क्या कि ये हो वो, सुनने को मिल जाता था आपको? हाँ, मतलब ठीक है, इट्स ओके। हम हमारे पास एक एक बात आ जाती है, उसको पता नहीं है कि यार ये कहाँ पे क्या है। लेकिन हम कभी भी आज तक मैंने तो कोई किसी के ऊपर रिएक्ट नहीं किया और कुछ भी नहीं। आई डोंट हैव टाइम, मैं फुकट टाइम वेस्ट क्यों करूँ। हाँ, बाकी मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई व्यक्ति चाहे मेरे बारे में या किसी और के बारे में अगर आपके सामने बुराई कर रहा है, तो 100% समझना कि वो एक ना एक दिन कहीं ना कहीं वो आपकी भी बुराई करेगा। रियलिटी। अगर और अच्छा व्यक्ति होगा जो, अरे सबसे पहली बात, किसी व्यक्ति के पास इस फोकट चीज़ के लिए समय है क्या यार? किसी की बुराई करने इस चीज़ के लिए समय होता है क्या? वो सच्चा व्यक्ति होता है। बाकी तो ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं। सब अपना अपना खा के अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, हमारा क्या जाता है। तनिष्का जी, आपने ऐसा कुछ नोटिस किया था पहले और अब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं नोटिस किया मैंने, और ऐसा नोटिस करना मैं चाहती भी नहीं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो बोलने दो, सुनो ही मत। हाँ, फ्रेंड्स वगैरह में अभी जो है फ़िलहाल में जो उसके हिसाब से है, तो वो लहजा जो बोलने का है वो पूरा टोन बदल जाता है। और वो सारी चीज़ें क्या है कि जो पहले का जो उनका टोन था और अभी का जो बोलने का टोन है, मिलने का टोन या जो भी सारी चीज़ें, वो चेंज हो जाता है। हाँ, ये चीज़ें मैंने वो नोटिस करी, ये जो नंबर्स वगैरह बढ़े उससे। घर वालों को कब आप पर प्राउड फील हुआ? ऐसा कुछ मोमेंट वगैरह आपने देखा? घर वालों को तो यार देखो यार, मेरे तो कारनामे ऐसे है कि मेरे पे तो कोई भरोसा नहीं करता। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि इतना भरोसा है, चाहे जो भी करेगा पर अच्छा करेगा, ही काम सही करेगा। हो सकता है तो ऐसा कोई बड़ा मोमेंट आपकी लाइफ में जो रहा कि यार ये यादगार रह गया अपनी फैमिली के साथ? देखो, फैमिली के साथ तो क्या है कि यार सभी पल यादगार ही होते हैं, पर ठीक है, फिर भी एक मतलब कोई... हाँ, अभी जो रिसेंटली जो भी हमारे जो प्रोसेस वगैरह जो हुए हैं वो आई थिंक अच्छी है। यूँ जब हम दोनों साथ में मिलके जब हमारे गाने वगैरह और अच्छे लेवल पे हिट हुए और थोड़ा बहुत कुछ मतलब बदलाव देखा हर चीज़ में, तो उनको अच्छा लगा सच में कि हाँ कि ये अब ठीक है, सही ट्रैक पे है। जब आपको गाने का मूड नहीं होता तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता, या आप क्या करते हो उस टाइम पे? ऐसे सवाल लाते कहाँ से हो?
जरूर है, ताकि कोई ऐसा कोई नया, जरूरी नहीं कोई सिंगर को ही मतलब उसकी लाइफ में वो अप्लाई करे, कोई दूसरा भी बंदा हो कि वो ऐसा लग रहा कि वो अपन काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा, तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, क्या करना चाहिए ऐसे में? अलग अलग प्रोजेक्ट पे शिफ्ट करते रहना चाहिए। देखो ऐसा होता है कि गाने में तो क्या है कि बोर वगैरह हो या ऐसे तो कोई बात ही नहीं है, पहली बात, क्योंकि उसको वो मेरे को कोई पैसे दे कि ना दे फिर भी मैं वो चीज़ करूँगा, क्योंकि मेरे हॉबी है, रुचि है। तो इसलिए कहीं का आप अपने पैशन को प्रोफेशन बनाए, इसलिए आप कंटिन्यू चीज़ों को कर पा रहे हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं गाने का मूड नहीं हो रहा है ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अच्छा, आज अगर तक मैं कभी किसी को सुनता है कुछ भी करता है वो तो गुनगुनाना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। हाँ इतना जरूर है कि कभी कभार म्यूजिक वगैरह बना के जब ऐसा लगता है नहीं रेस्ट ले लेना चाहिए, तो उस टाइम फिर क्या करता मैं फिर और जो सोशल मीडिया की चीज़ें वगैरह थोड़ा देख लेता हूँ। हाँ ऐसा अलग अलग चीज़ पे अलग अलग प्रोजेक्ट पे स्विफ्ट करते रहता हूँ मैं। आपने कभी रिजेक्शन जैसी चीज़ें नोटिस करी, फेस करी, या फिर आपने कैसे क्या उसको टिकल किया? रिजेक्शन तो मेरे ख्याल से सफलता की पहली सीढ़ी है, असली सफलता हो तो वहीं छुपी हुई है। अच्छा, हाँ क्या फेस किया था आपने? रिजेक्शन तो हर चीज़ में रिजेक्शन है, कहाँ नहीं है बताओ नहीं, एक एक चीज़ में जहाँ देखो वहाँ रिजेक्शन है, कोई सा भी आप काम करो हर चीज़ में रिजेक्शन आएंगे। पर उसके उसी में असफलता में मास्टर डिग्री हासिल कर लो तो सफलता बच के जाएगी कहाँ? कोई विकल्प नहीं बचना चाहिए। रिजेक्शन ओके हो गया, खत्म हो गया, बस ठीक है, अब व्हाट इज सोल्यूशन, उसका समाधान क्या है? लोग बाग जैसे क्या, एक बार हुआ नहीं हुआ, दूसरी बार हुआ नहीं हुआ, फिर तीसरी बार हुआ नहीं हुआ, अब छोड़ दो, दूसरा कोई ट्राई करते हैं, ऐसे रह जाते ना इस टाइप। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो लोग बाग क्या करते हैं कि एक बार मैं अगर काम करूँगा चलो ठीक है, मैं अगर मुझे कोई सा झटका लग गया, कोई नुकसान हो गया तो मैं छोड़ दूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है हो गया, ये समस्या है, ओके शांति से सोचो समाधान क्या है, ठीक है इस बार मैंने ये गलती करी थी, मैं कुछ भी करने से पहले हाँ ऐसे धुपल पट्टी में कुछ जाता है, लेकिन अब मैं कुछ भी करने से पहले उसको सोचता हूँ, एक बार नहीं 10 बार, कि हाँ ये अगर यहाँ से खिंचके तो ऐसे हो गए तो क्या उसका रिजल्ट होगा। तो उसके हिसाब से मैं उसके फेलियर पे पहले फोकस करता हूँ, तो ताकि मतलब उसको सफल बनाने में और आसानी मिल सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप आगे जाकर किस तरह के म्यूजिक को प्रेजेंट करना चाहोगे? मैं आगे जाके खास कर जो हमारा जो लोक म्यूज़िक है उसको प्रेजेंट करना चाहूँगा। हालांकि म्यूज़िक की जो लैंग्वेज होती है वो यूनिवर्सल होती है और इसका कोई पार्ट्स नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। जिस भी धुन के अंदर या जो भी चीज़ें मुझे अच्छी लगेगी उसको मैं बिल्कुल बाकायदा बनाऊँगा, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, गुजराती, मराठी या भिल्ली में हो या आदिवासी में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिलीप भाई, लक जैसी चीज़ें मैटर करती है? यार लक यार क्या होता है यार, मुझे तो आई थिंक कुछ नहीं लगता यार, ऐसी चीज़ें कोई कहीं नहीं। आप क्या सीख रहे हो ये चीज़ मैटर करती है, लक नहीं, क्या कि बहुत सारे लोग ऐसा रहता है कि यार मैं गरीब हूँ तो ऊपर वाला नहीं चाहता कि मैं अमीर हूँ, इसलिए मैं गरीब हूँ तो मैं शांति, ठीक है ऊपर वाले की मर्जी से मैं गरीब हूँ, तो आगे बढ़ने का सहायता नहीं, क्योंकि वो बोलेगा कि यार मेरी किस्मत में तो यही लिखा है। हाँ। तो काफ़ी लोगों का ऐसा मैं पहले भी ऐसा मानता था, मैं यार जो भी हूँ ऊपर वाला नहीं चाहता कि मैं वहाँ पे रहूँ, मेरे लिए ये कंडीशन बेस्ट है तो मैं यहीं पे इसको ब्रेक किया जाए। दुनिया में देखो इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें तो जैसे कि माइंड वॉच किया जाता है, आप लोग ऐसी चीज़ें देखते हो कि जो भी करता है भगवान करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। काफ़ी टाइम बाद मुझे अपने को रियलाइज होता है कि यार ये चीज़ें अपन काफ़ी ज़्यादा गलत सोच रहे थे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो मूवी जैसे कोई मूवी वगैरह देख रहे अपन, तो उसमें भी वैसा क्या वैसा बताया जाता है। हाँ बिल्कुल, तो सबसे ज़्यादा अगर क्या बोलना चाहिए, अरे वास्तविकता से तो इंसानों को दूर भगा दिया है, तो पूरे वो उसमें उलझा दिया है। ऐसा कुछ लक वक नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस अगर आप सीखोगे। अगर मैंने माना कि ये जो है, ये जो रिमोट है, अगर मुझे लग रहा कि मुझे एसी को बढ़ाना चाहिए तो मैं इसको दबाऊंगा तब जाके बढ़ेगा क्या यार? मैं बोलूँ कि लक से बढ़े जाए तो बढ़ेगा क्या? नो, कोई नहीं, यहाँ कोई ज़्यादा दिमाग सोचने वाली बात ही नहीं है। यहाँ यू कैन डू और वहाँ हो जाएगा, सीधी गणित आप करो। अगर मुझे यहाँ से घर जाना है तो मैं बोलूँ कि लक के भरोसे बैठा रहूँगा मैं घर पे, ऐसा थोड़ी होता है यार। अगर मैं जा रहा, चलो ठीक है, गलती से कभी मतलब क्या बोलना चाहिए, अगर भगवान ना करे कभी कोई सी चीज़ आके मतलब जैसे कि वो टकरा गई, तो मैं बोलूँगा किस्मत में था। अरे किस्मत क्या यार, वो तो समय उस टाइम पे पहुँच गया ना। अगर हल्का सा आगे पीछे होता तो वो हो जाता ना, उसमें लक वाली कौन सी बात है? लक वक कुछ मैटर नहीं करता, बस आप क्या सीख रहे हो, आप वर्तमान में क्या। मैं किसी भी इंसान को देख के, उसकी बातें सुन के उसके भविष्य का जजमेंट लगा लेता हूँ, सच में। अच्छा, हाँ देखो, बहुत ज़्यादा ये मैं मतलब वाली बात नहीं करा, लेकिन
मैं उस पर नोटिस करता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कहाँ कर रहा है, सोशल मीडिया पे कर रहा है, तो वो क्या चीज़ें देख रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो क्या सोचता है, उसकी प्लानिंग क्या है, वो कैसी बातें करता है, उसके अनुसार मैं उसका भविष्य लिख दूँ यहाँ से कि ये 50 साल बाद क्या होगा। अच्छा, ओके। या आपके माइंड में क्या चलता रहता है, क्या देखते हो आप यूजली? इनका तो अपने दिमाग से बाहर है। म्यूजिक तो चलो ठीक है, वो मेरा एक शौक है, इंजॉयमेंट है, उसको तो मैं करूँगा ही करूँगा, है नहीं। लेकिन उसके अलावा अभी फ़िलहाल में तो मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया की हर चीज़ बना के बेचना चाहता हूँ। अच्छा, तो दिलीप भाई बढ़ते हैं आगे रैपिड फायर क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपको एक शब्द में आंसर देना रहेगा, मैं जो भी बोलूँगा। आपका ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग? मेरा ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग अभी फ़िलहाल में मैं एक इंग्लिश सॉन्ग है, उसको अच्छा लगता है वो गाना, शेप ऑफ यू। एक सिंगर जिनके साथ आप आगे जाके कोलैब करना चाहोगे? यार एक तो क्या, मैं तो सभी के साथ कोलैब करना चाहूँगा, लेकिन भी बात एक, सिर्फ एक। यो हनी सिंह पॉसिबल हुआ तो। गाने लिखना पसंद है या सिर्फ गाना? लिखना, गाना, बजाना सब पसंद है। नहीं, अगर उन तीनों में से एक करना हो तो? गाना। स्टूडियो रिकॉर्डिंग या लाइव परफॉर्मेंस, क्या फेवरेट है आपका? स्टूडियो रिकॉर्डिंग। सबसे ज़्यादा आप क्या सुनते हो आप? आपके प्लेलिस्ट में क्या है? मेरी प्लेलिस्ट समय समय के साथ बदलती जाती है, ओके, फिक्स नहीं रहती। आप दोनों की आवाज़ में सबसे अच्छी तारीफ क्या मिली थी आज तक? क्या ज़्यादा है यूँ के फेवर में, सच कह रहा हूँ यूँ क्या। अच्छा, ओके। वो तो लड़के जो रहते हैं वो तो ठीक है, यूँ उनको और ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। किसी गाने के लिरिक्स आप भूल जाते हो, ऐसे में आप क्या करते हो? रोक के फिर से लिख लेते याद कर लेते। एटीट्यूड या रो वोकल्स, क्या चॉइस करते हो? आजकल के जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना, वो एक उसको बोलते हैं श्रुतियाँ, एक श्रुति पे, निश्चित श्रुति पे वो रहते हैं, बेस्ड रहते हैं। तो ऑटो ट्यून कंपलसरी है, चाहे कोई सा भी सिंगर हो, मैक्सिमम उसमें ही हो, क्योंकि गाने की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीज़ ज़रूरी है। आप कौन सा, अगर आप ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो तो आपको ऑटो ट्यून यूज़ करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक म्यूज़िक यूज़ कर रहे हो, जैसे कि लाइक सिंथेसाइजर हो गया, VST प्लगइन्स वगैरह से अगर म्यूज़िक बना रहे हो, तो 100% वो जो उनकी श्रुतियाँ जो होती है ना, वो फिक्स स्थान पे होती है। तो इस वजह से ऑटो ट्यून जरूरी है। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट? जब इसको और मम्मी को दोनों को हंसी खुशी देखता हूँ तो। अगर दिलीप भाई सिंगर नहीं होते तो क्या होते? दिलीप भाई, एक थोड़ा सा सब्जेक्ट से हटकर एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। अपन एक इंसान को, जैसे कि सफलता पाने के दो तरीके होते हैं। एक तो इनर वाला होता है, इनर स्पेस के अंदर क्या अपन काम कर रहे हैं, जब जाके अपन बाहर रिजल्ट निकाल पाएंगे। बिल्कुल। तो आप अंदर क्या ऐसा काम करते हो जिसकी वजह से वो काम में कहीं ना कहीं अपन रिजल्ट में वो रिफ्लेक्ट होकर निकलता है बाहर, जो रिजल्ट वो दिखता है। इनर स्पेस में आप क्या करते हो? बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी बोली, और ये बात बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो बाहरी चीज़ पे वर्क करते, लेकिन अपने आप पे अंदर की साइड वर्क नहीं करते। क्योंकि इंसान दुखी होता, अगर आप मुझे देख रहे हो या मैंने आपको देखा, तो चीज़ें क्यों दिख रही, ये घटना कहाँ घटित हो रही, अपने अंदर घटित हो रही है। अगर मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, या किसी भी प्रकार की जो सी भी प्रॉब्लम आती है, वो कहाँ घटित होती है, एक्चुअल में अंदर घटित होती है। क्योंकि बाहर की चीज़ें तो काल्पनिक है यूँ तो। लेकिन मैं उसके लिए मेडिटेशन पे फोकस करता हूँ। मेडिटेशन? हाँ, मेडिटेशन, जिससे कि ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि यार कोई कुछ भी बोले, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ तक कि खुद का घर भी जल जाए तो भी अंदर कोई फ़र्क ना पड़े, इतना दुख छू ना सके। अगर उस लेवल के अगर आप काबिल हो गए, तो आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। ये मतलब एक अलग जोन में चले जाओगे। क्या जरूरत पड़ी थी आपको मेडिटेशन करने की, और आपको कहाँ से समझ पड़ेगी यार ये मुझे अंदर की चीज़ें करनी चाहिए, मानसिक जो अपना मेंटल जो? देखो, अध्यात्म की ओर जब आगे बढ़ते हैं तो मेडिटेशन एक अध्यात्म का ही मतलब वो रूप है, पार्ट है। तो लेकिन मैं पहले अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन वगैरह करता था, लेकिन मुझे अभी तक की सबसे जो बेस्ट मेडिटेशन अभी तक की जो लगी है, वो विपासना मेडिटेशन है। गौतम बुद्ध द्वारा जो बताए गए हैं ना, तो वो सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। थोड़ी सी प्रोसेस आप बता सकते हो तो जिनकी वजह से ऑडियंस वगैरह है वो भी अप्लाई कर सकते हो उनकी लाइफ में? देखो, बात यह है कि इंसान ऑल टाइम सोया हुआ रहता है। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ, या कोई भी व्यक्ति अगर अभी जो मुझे देख रहे हैं वो भी सोच रहे होंगे, तो वो एक
दुनिया में खोए हुए होंगे। तो अपने को खुद ध्यान होना चाहिए कि मैं जगा हुआ हूँ, लेकिन वो कैसे पता चलेगा? अपन तो काल्पनिक चीज़ें पता नहीं कौन सी चीज़ में खोए हुए रहते हैं, है नहीं? तो अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि मैं जगा हूँ, और उस चीज़ के लिए अपने को फोकस करना चाहिए। ये जो सांस चल रही है इस पर फोकस करना चाहिए, सांस की जो द्वार जो है कि नहीं वहाँ पे फोकस होना चाहिए। यही सच्चाई है, यूँ बाकी तो सब काल्पनिक है। अगर मैंने सोचा कि मैं अमीर बनूंगा, या मैंने घर की चीज़ें सोच के दुखी हुआ, वो तो एक काल्पनिक दुख है ना। या मैं एक चीज़ सोच कर मैं अमीर बनूंगा, वो तो काल्पनिक सुख है ना, वो काल्पनिक नहीं है। लेकिन रियलिटी क्या है? सांस ले सांस छोड़े, ये रियलिटी है। तो सांस पे फोकस होना चाहिए। और विपासना मेडिटेशन अगर सभी लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको 10 मिनट 1 घंटे का और पूरा ट्रेनिंग जो है मिलेगा। आप कुछ मत करो, बिल्कुल इनका बड़ा अच्छा काम है। वो उसमें कोई रूल्स नहीं है कि आप ऐसे बैठो वैसे बैठो ना, आप भले सोए करो, चलते चलते करो, मेडिटेशन करते रहो। खुद को ध्यान होना चाहिए कि हाँ मैं जगा हुआ हूँ, मेरा बस फोकस नाक पे होना चाहिए। वो इस बात का प्रतीक है कि एक भी सांस बिना अपनी परमिशन के अंदर जाए ना, और बिना परमिशन के बाहर आए ना। ऐसा नहीं कि अगर ध्यान देते वक्त सांसें बढ़ा ले या फिर ऐसा वैसा, नहीं, नॉर्मल जैसे चल रही है बस वैसे नेचुरली, बस ओनली फॉर अपने को ध्यान होना चाहिए कि हाँ मैं जगा हुआ हूँ। दैट्स ऑल राइट। और क्या आप अप्लाई कर सकते हो आप डेली लाइफ में, जिनकी वजह से अपना आने वाला कल और बेटर हो सके, खुद पे अपन काम कैसे क्या, और क्या हो सकता है उसके अलावा? प्लानिंग करो, बीती बातों को भूल जाओ। अगर अभी मैंने जो भी बोला है, मेरा मोबाइल नीचे गिर गया टूट गया, भूल जाओ, ख़त्म। अभी प्रोसेस, आने वाला कल जो है वो कैसा होगा उसको ठीक करने के लिए अब भी प्रोसेस करो। क्योंकि अब भी आप वर्क करोगे जब जाके वो ठीक हो पाएगा ही। समय को आगे से पकड़ो, पीछे से नहीं पकड़ेगा। और लोग बाग ऐसा क्या यूट्यूब पर देख सकते हैं, या फिर ऐसी बुक्स यार, ऐसी कोई वेब सीरीज या ऑटोबायोग्राफी होती है, ऐसा क्या आप सजेस्ट करना चाहोगे जिनकी वजह से लोग बाग देखे, थोड़ा सा उनसे इंस्पायर होके आगे बढ़ सके? रिच डैड पुअर डैड की बुक पढ़ो सबसे पहले। 0 to 1 बुक पढ़ो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी सोच अलग लेवल की हो जाएगी। और एक आपके अवचेतन मन की शक्ति। हाँ बराबर, वो भी आप ले सकते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें उसमें बिल्कुल समझ में आएगी वो। और उसके साथ साथ आप ऑटोबायोग्राफी देख सकते हो और पॉडकास्ट देख सकते हो। पॉडकास्ट इसलिए आप देख सकते हो क्योंकि अपना जैसा सर्कल रहता है वैसा क्या वैसा अपने को पता है कि अपना रिजल्ट वैसा आने वाला है। लेकिन अपने पास अपने को लग रहा है कि अपना सर्कल वैसा नहीं है, अपने आसपास ऐसे दोस्त नहीं है, तो क्यों ना वो दोस्त हम यूट्यूब पे बनाए किसी के साथ। बिल्कुल सही बात। बस बातें सुनना, अपने को क्या बातें कर रहे। जरूरी नहीं कि आपको हर पॉडकास्ट देखो, जो जिस चीज़ में आप आगे जाना चाह रहे हो, जिस चीज़ को आप पसंद करते हो, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड आप पॉडकास्ट देखोगे तो काफ़ी वैल्यू एड होगी, क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा रो कन्वर्जेशन मिलता है। बिल्कुल। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर मुझे कोई पर्सनली मेरे से ज्ञान लेगा तो मैं तो बात भी नहीं करता, समझ ही नहीं आता। समझ रहे हो? लेकिन कोई भी इंसान अगर मेरे से पर्सनली पूछेगा, इतना समय किसी के पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है कि नहीं। लेकिन अपने जो पर्सनल एफर्ट्स और जो सारे जो टेक्निक्स वगैरह जो है वो व्यक्ति पॉडकास्ट में शेयर करता है 100%। मुझे पता है ये बात। और क्योंकि मैं खुद भी पॉडकास्ट वगैरह सबसे ज़्यादा देखता हूँ बड़े बड़े लोगों के। जो कब से देखने लगे हो? ना, मेरे रोल मॉडल जो हमारे होते हैं ना, जिससे मुझे कुछ भी करना हो, तो मुझे तो सारे गवर्नमेंट जॉब लगने के भी सीक्रेट्स इसमें छिपे हुए हैं। बताओ, ये मामूली बात नहीं है। पॉडकास्ट में? हाँ, पॉडकास्ट में भाई आने वाला पेपर कैसा होगा, कौन कौन कमेटी है उसके आप पूरी करो, क्योंकि नामी इंसान होंगे वही लोग पेपर बनाएंगे। अगर आप लोग उनके अकाउंट को फॉलो करोगे, वो क्या सोचता है, क्या चाहता है एक्चुअल में, अगर वो अपन पूरी की पूरी अपने थॉट प्रोसेस उसकी मिल जाती है सामने वाले इंसान। हाँ बिल्कुल। अगर जैसे कि अभी मैंने बात करी है कि मैंने मेरी ज़िंदगी के सारे खुलासे कर दिए। अगर कोई इंसान मुझे बीट करना चाहे या कोई सी भी चीज़ करना चाहे तो मुझे आसानी से कर सकता है, राइट। क्योंकि अब एक रोड मैप तैयार हो गया, मैं क्या सोचता हूँ, मेरी थिंकिंग क्या है, तो अब उसके बारे में कोई भी इंसान अंदाजा लगा सकता है। राइट। जो इंटरव्यू होगा वहाँ पे अब क्या अपन बनावटी है इंसान, बनावटी चीज़ें अपन बाहर अपन शेयर करते हैं, लेकिन ये क्या पूरा का पूरा रोग रहता है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से जितने भी जो साथी हैं जिसको वास्तविक कंडीशन में लग रहा है कि कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो इंटरव्यू देखना चाहिए। इंटरव्यू तो कोई भी पॉडकास्ट तो छोड़ो ही मत। बिल्कुल देखो, उससे रिलेटेड ही। मैं सच कह रहा, मैंने जब एक ज़िंदगी में एक ही बार मैंने नौकरी लगने की एग्ज़ाम दी थी, कुछ भी नहीं पढ़ा था सच में। मैं ओनली फॉर, मुझे पता था ये चीज़,
लेकिन मैं 1 नंबर से रहा कसम से, नहीं तब भी मैं म्यूजिक टीचर बन जाता सच ओके, में। कब दी थी आपने एग्जाम? ये मैंने एक बार दी थी, ये हमारे इसकी मैंने दी थी, उसमें मात्र 1 नंबर सच में ही। ऐसा अभी तक मैं जॉब कर रहा था, मैं सच कह रहा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था उस टाइम में, क्योंकि पढ़ने की मेरी वो नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया कि ना जो भी इतिहास में जितनी भी सारी चीज़ें जो हुई हैं, मुझे लगा कि अगर मैंने तानसेन के बारे में जाना कि वो इतने महान संगीतज्ञ थे कि मतलब जब वो गाते थे राग, मेघ मल्हार राग गाते थे तो वो बारिश करवा देते थे। ओह, हाँ, तो ऐसे तो अब वैसी चीज़ें अगर जानी तो उस व्यक्ति के बारे में जानने की रुचि क्यों नहीं होगी। फिर उसके बाद उसके गुरु को भी पकड़ा, ये चीज़ कहाँ हुई, तो उसको सब दूर वो करते करते पहुँचे। बस वैसे वैसे ही अगर आप लोग जो नामी इंसान है, अगर उसके वो करोगे, उसके गुरु को पकड़ोगे, फिर वर्तमान में कौन पदस्थ है, अगर उनकी थॉट प्रोसेस आप लोग जान लोगे, उनके पोस्ट पढ़ोगे, उसको फॉलो करोगे, तो उसका माइंड तो आप वैसे ही रीड कर लोगे। बिल्कुल, पूरा एक्सेस मिल जाएगा। हाँ, वो क्या क्या सोचता है और क्या चाहता है। तो बस तो फिर वो वही तो लिखेगा जो पेपर में बनाएगा, तो अलग से थोड़ी ना करेगा। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हो सकता है ये जो बातें कर रहे हैं अपन आज तो नहीं, पर किसी समय बाद देखना, मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट जो है, यहाँ की जो लाइनें वगैरह है, वो आने वाले फ्यूचर में आपके चैनल से काट काट के वायरल होगी, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, अब मतलब उस लेवल पे सारी चीज़ें प्रोसेस करने वाले हैं। और अभी जो देख रहे हैं, ये मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू है, सबसे पहली बात। और अभी तो अपन छोटे भी हैं, उतनी तो ज़्यादा वो नहीं है, पर इतना भरोसा है अपने आप में, कॉन्फिडेंट है कि मतलब ये चीज़ें वायरल होगी। एक समय बाद लोग बाग ढूंढते हुए आएंगे कि दिलीप थंदार का इंटरव्यू, बिल्कुल बिल्कुल, अनिल देवल का इंटरव्यू, ऐसे मतलब सारी चीज़ें, पहला इंटरव्यू। लोग भाग ने पहले जो वीडियो डाला था, वहाँ पे लोग भाग ने कमेंट किए थे क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाह रहे थे, थोड़े बहुत ही कमेंट ले पाएंगे? हाँ, जो जो लग रहा है कि लेना चाहिए ना। महेंद्र सिंह की ओर से क्वेश्चन है कि आपके अभी वायरल सॉन्ग चल रहे हैं, कितने क्या डॉलर बने, प्लीज़ बताएं। ये बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा है महेंद्र जी ने, लेकिन मैं बड़ा चढ़ा के या बड़ा ने चढ़ाने वाली या एटीट्यूड वाली या वो वाली बात नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं मोटिवेशन के हिसाब से बोलूँगा कि एक जो नौकरी वाला जो कमाता है कि नहीं, उससे अच्छा मतलब लेवल में अच्छा हो जाता है यूँ, और एक वीडियो से नहीं होता। एक्चुअल में जो अभी तक डाल रखे जितने भी, सबका थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से एक घड़ा भरता है, ऐसा कंडीशन होती है। हाँ, ओके, फिर भी एक आप कुछ तो बताना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा? जब वायरल चले थे उस टाइम हमने कलेक्टर के लेवल की भी अर्निंग निकाली पर मंथ की। और मेरे को पता ही नहीं, और मेरे को पता ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी पूछा ही नहीं, ये बोलो ना। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ओनली फॉर मोटिवेट करने के लिए है, और ये रियलिटी है कि कलेक्टर के लेवल की भी लेवल पे एक यूट्यूबर कमा सकता है, उससे ज़्यादा भी कमा सकता है। ये भी बात ध्यान रखना, सोशल मीडिया पे बहुत पैसा है, उससे ज़्यादा तो जो प्रमोशंस वगैरह जो होते हैं उससे अच्छा खासा नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण गामड़ की ओर से। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी थी एंड आपने उसको कैसे क्या सामना किया? मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि नहीं, मेरी शादी को लेके थी यार। हाँ, आई थिंक हाँ यही थी यार सबसे कठिन, महंगी और लंबे समय तक चलने वाली प्रॉब्लम। तो कैसे क्या टेकल किया? इनका साथ रहा हो गया काम खत्म, और क्या ही सीधी गणित। इनका साथ नहीं रहता तो आप अकेले नहीं कर पाते चीज़ें। पॉसिबल ही नहीं, इनके घर वालों का भी साथ रहा, सारी चीज़ हो गया तो हो गया। नेक्स्ट कमेंट था हाँ, हम सिंह भाई डोडियर की ओर से। दिलीप भाई, एक सवाल है कि कॉपीराइट आप हटाते नहीं, हटा दिया करो प्लीज़ भाई। एक्चुअल में देखो डोडियर जी, मैं माफ़ी चाहूँगा फ़िलहाल में, कारण कि यार ये सारे राइट्स वगैरह जो होते हैं कि नहीं, वो अभी फ़िलहाल में जैसे कि CMS जो कंपनी जो होती है उसके पास होती है, और हम जो गाने जो बना रहे हैं या जो भी हम गा रहे हैं उस पर कॉपीराइट हमारा नहीं लगा होता है। जो ओरिजिनल कंपनी के जो गाने होते हैं कि उनका कॉपीराइट लगा होता है मैक्सिमम केस में, तो उसमें हमारे खुद के भी चैनल पे होते हैं, तो फिर हम कैसे हटाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा अर्जुन की ओर से था। मेरा एक सवाल है, आप गुरु किसे मानते हो? अन्न को गुरु मानता हूँ। अन्न को? उसके बाद फिर दूसरे गुरु की भी स्टेप है पर पहला गुरु अन्न है। वो कैसे? जब तक मैं अन्न खाऊंगा नहीं तो देखूंगा नहीं तो सीखूंगा कहाँ से? मुझे किसी भी प्रकार का बोलने करने घूमने फिरने का एनर्जी नहीं मिलेगी, तो पहला गुरु तो अन्न हुआ नहीं। अन्न से बड़ा तो कोई और गुरु नहीं हो सकता। हाँ, उसके बाद फिर सभी ग्रुप समय समय के हिसाब से गुरु भी बदल जाते मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कप्तान राज पटेल की ओर से। दिलीप भाई, टिमली सॉन्ग छोड़कर हिंदी सॉन्ग में आने का कोई खास कारण?
अरे यार मैंने इतने सारे बनाए पर टिमली सॉन्ग नहीं चले यार, सिद्धि गणित में बोल रहे क्या। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि यार टिमली सॉन्ग मेरे से बेटर, जैसे कि अर्जुन भाई, विक्की भाई, राहुल भाई और भी बहुत सारे कलाकार हैं जो नए नए वास्तविक कंडीशन में बहुत अच्छा गा रहे हैं, और उनके पास जो कलेक्शन है वो कई गुना अच्छा है। और पब्लिक को हर बार क्या है कि नई आवाज़, नए गाने या नया धुन चाहिए, तो वो क्या है कि कब किसकी चल जाए वो फिक्स नहीं है, इसलिए ठीक है मेरे से वो बेटर करे क्योंकि तभी तो चल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन था थार मावी की ओर से, दिलीप भाई के कितने बच्चे हैं और दिलीप भाई की फैमिली में कौन कौन है? प्लीज बताइए। यार बच्चे तो नहीं है यार अभी तो। सब बच्चे खुद हैं। अच्छा, नेक्स्ट था फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में 3 सिस्टर हैं, हम 2 भाई हैं और मम्मी पापा है, दादा दादी। नेक्स्ट क्वेश्चन था गजानंद वसुनिया की ओर से, आपके पास भजन या गीत गाने के लिए आ सकते हैं क्या, और आते हैं तो आपको कैसे क्या मिलना पड़ेगा, कैसे क्या कॉन्टेक्ट करें? देखो जो भी भाई रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, गाने भजन वगैरह रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आप अच्छे से तैयारी करिए, उस गाने को लिखिए सबसे पहले। स्थाई क्या है, अंतरा क्या है, मुखड़ा क्या है, लॉन्ग म्यूजिक क्या है, क्रॉस लाइनें क्या है, ये जितनी भी मैंने बातें जो बोली है अभी, अगर कोई सिंगर है तो उसको इस बारे में नहीं पता है तो उसको पहले लिख लेना चाहिए कॉपी और पेन से। इस वीडियो को पीछे करके और लिख लो, स्थाई क्या है, अंतरा क्या है, इसके बारे में गूगल पे सर्च करो या यूट्यूब पे सर्च करो तो आपको वीडियो मिलेंगे, उसको देख के सीखोगे। अब स्थाई अंतरा हो गया, फिर क्रॉस लाइनें हो गई, लॉन्ग म्यूजिक क्या है, ब्रिज क्या है सॉन्ग के अंदर, और बहुत कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जब आप स्केल वगैरह सब कुछ जान लोगे तो आप एक अच्छे लेवल पे मतलब कंप्लीट कर पाओगे। और बहुत सारे जो नए नए आर्टिस्ट वगैरह आते हैं तो क्या उनको ये चीज़ें पता ही नहीं होती और उनका गाना अधूरा होता है, तो जिस वजह से कट पिकअप कहाँ देना होता है वो सारी चीज़ों को उनको कोई पता नहीं होता है। वो पहले से जब रिकॉर्डिंग होता है उसी टाइम से डिसाइड होना चाहिए कि भजन है तो भजन के लिखने के प्रकार या प्रारूप किस तरीके से होना चाहिए, उसके ठेके कहाँ लगेंगे, वो सारी चीज़ ध्यान होना चाहिए उस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन था ट्रेंडिंग टिमली डांस की ओर से, सिंगिंग लाइन में किनका सपोर्ट ज़्यादा रहा है? मेरी सिंगिंग लाइन में आदिवासी इंडस्ट्री में सभी का सहयोग ज़्यादा रहा है, सबका रहा है बराबर ही। हाँ बाकी राहुल भाई पर्सनली है। अच्छा ओके, हाँ ठीक है, मतलब जैसा हम चाहते जैसा ढालते ढल जाते अच्छा। नेक्स्ट था RS परमार ऑफिशियल की ओर से, भाई आप सिंगर हो प्लस हैंडसम हो, आपकी 10-15 गर्लफ्रेंड तो होगी। अरे जो मार खवाड़ू होना चाहिए पर रखने वाले के अंदर वो हिम्मत भी होना चाहिए। 10-15 गर्लफ्रेंड, अरे ऐसा कुछ नहीं है। नहीं रखा करो, हिम्मत रखा करो। नहीं पहले हिम्मत होनी चाहिए। यार बड़ा खतरनाक सवाल है तो RS भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कौन पब्लिकली कौन पूछता है। राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन था 1 स्टार आदिवासी की ओर से, तनिष्का जी से पूछना है कि उनके साथ कोई कोलैब करना चाहता है सॉन्ग वगैरह तो क्या प्रोसेस होगी अगर, और क्या चार्ज लेंगे? मैं क्या ही बोलूं अब, सर परमिशन देंगे तो आगे बात करेंगे। दिलीप से बात कर लेना, मैं तैयार हूँ। ना अगर जैसे कि हमें लगता है कि ये प्रोजेक्ट वास्तव में अच्छा है और कुछ लेवल का है, सामने वाला सिंगर, उसकी कंपोजिशन, वो सारी चीज़ें, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे साथ ही गाएंगे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं। अगर जमा सब कुछ ठीक रहा तो मैं सबसे पहले वो प्रोजेक्ट उस लेवल का होना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें होती है जो उनको नहीं पता होती। अब उसकी स्केल अलग है, इनकी स्केल अलग है। जब हम गाते हैं मुझे पता है कि इसकी स्केल क्या है, मेरी स्केल क्या है, तो मैं इनके अकॉर्डिंगली मेरी स्केल डिसाइड करता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती है जो जरूरी होती है। अगर दिलीप भाई आप दोनों के साथ कोई भी कोलैब करना चाहता है तो आपसे कैसे क्या कांटेक्ट करेगा? यार देखो इसके लिए तो हमारा म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो का नंबर डिस्क्रिप्शन में वगैरह रहेगा। कोई भी अगर लग रहा है कहाँ, तो पर कोशिश करें कि आप लोग व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करें। दिलीप भाई मैं चाहता हूँ कि 2 लाइनों में आपका जो पसंदीदा सॉन्ग है उसको आप गा के थोड़ा सा सुना दो। ये दिन ये महीने सा गुजर जाएंगे मेरे यार, मगर इतना रखना ख्याल, जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए, कसम से जीना सिर्फ मेरे लिए,
तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस शो पर आए। थैंक यू सो मच अनिल भाई, हमें यहाँ पे आके और जो थोड़ी बहुत चीज़ें बता के अच्छा लगा ये कुल मिला के, क्योंकि ये लाइफ का पहला इंटरव्यू है, इसलिए अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सच में। और दोस्तों अगर आप इसे इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो आप जब इसके 10,000 लाइक कंप्लीट कर दोगे, उसके बाद हम आपको ग्राउंड लेवल पर जाके दिलीप भाई की जो लाइफ स्टाइल है वो आपको दिखाएंगे। जो इनका स्टूडियो है, जहाँ से इन्होंने शुरुआत करी, पहला स्टूडियो, उसके बाद जो दूसरा स्टूडियो झावा में वो हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका जो घर, तो वापस से दूसरी जगह उन्होंने डाला था, वो सारी चीज़ें बताएंगे। और अभी जो घर पे उन्होंने दूसरा स्टूडियो और बनाया है, तो वहाँ जाके जो उनकी स्कूल थी, जो जहाँ पे खेलते थे, सारी चीज़ें एक डॉक्यूमेंट्री टाइप मूवी जैसा, शॉर्ट फिल्म जैसा आपको देखने को मिलेगा। तो 10,000 लाइक आप जल्दी से इंस्टाग्राम पर आप देख रहे हो तो उसे कंप्लीट कीजिए, एंड देन आपके पास बहुत ही जल्दी ये आएगा वीडियो। दिलीप भाई आप कुछ कहना चाहो? तो बहुत सारा धन्यवाद तहे दिल से कि ना आप लोगों ने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा। बस हृदय की गहराई से धन्यवाद। बस आप सभी का प्यार, सहयोग, आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह और दोस्ती इसी तरीके से मिलती रहे, ऐसी हमारी कामना है सभी से। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जहाँ भी हो मचाते रहो।